बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 और इसका पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर हमने ये दोनों पोर्शन डिस्कस करने हैं। पहले पोर्शन के अंदर हम वेक्टर्स को इन डिटेल, वेक्टर्स की टाइप्स, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर इसके कुछ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह हम ले सकते हैं, कितनी टाइप्स का होता है, वो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर इन डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। जी, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, और इस चैप्टर के अंदर हमने कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इन डिटेल डिस्कस करना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजर हो सकती हैं, जिनको हम फिज़िकली मेजर कर सकते हैं और फिज़िक्स के लॉज को वो ओबे करती हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और यहाँ पर हमने दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है, स्केलर एंड वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर है मैस अगर मैं कहूँ एक बॉडी का मैस है जी 4 किलोग्राम। अब देखिए मैस 4 किलोग्राम है, तो इससे हमें मैस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ा हो चुका है कि मैस कितना हो सकता है 4 किलोग्राम। हमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह टाइम है, 3 बज चुके हैं, तो ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। वो मॉर्निंग के हो सकते हैं या इवनिंग के हो सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ डायरेक्शन विच इज़ अ टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए भी हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं विच हैव ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ आपने कहा हो कि टाइम ऊपर की तरफ 3 बज चुके हैं या नीचे की तरफ 3 बज चुके हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए टाइम, मैस, लेंथ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अब हम चलते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ की तरफ जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फोर्स में कहता है एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है 5 न्यूटन, ठीक है। अब 5 न्यूटन तो फोर्स लग रही है, ये हमने उसकी मैग्नीट्यूड बता दी, लेकिन यहाँ पर ये भी ज़रूरी है हमें बताना कि वो जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। आया कि वो ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, साउथ या वेस्ट की तरफ है, या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की। इस तरह एक्सेलरेशन, कोई बॉडी मूव करेगी उसका एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन किस तरफ है, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसके लिए भी डायरेक्शन चाहिए। जो वेलोसिटी है उसके लिए भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरह और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेसिक 2 मेथड हैं, ठीक है। जो पहला मेथड है वो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम सिंबल की मदद से वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है तो वहाँ पर वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिंबॉलिकल जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि मैस, टाइम, लेंथ, इनको एक सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं। मैस को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, लेंथ को स्मॉल l से। इसी तरह जो फोर्स है उसके लिए हम F यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने एक वेक्टर लिखा हुआ है या स्केलर लिखा हुआ है। तो उसका मेथड ये है सिंबॉलिकल। जितनी भी बुक्स है ना आपकी, बुक्स के अंदर बोल्ड फेस लेटर से लिखा हुआ है, इस तरह बोल्ड करके मोटा करके लिखा होगा। एक आम वर्डिंग चल रही होगी, अगर कहीं पर कोई बोल्ड फेस मोटा करके लेटर आ जाता है तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने फोर्स को यहाँ पर मेंशन किया, ये बोल्ड करके इस तरह लिखा होगा
सिंपल आम रूटीन में जो वर्ड्स हैं वैसे चल रहे हैं, ठीक है। और बोल्ड करके कोई वर्ड आ जाता है, इट मीन्स के दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर। और हैंड राइटिंग यानी अगर हम लिखेंगे एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फोर्स है हम उसके ऊपर एरोहेड यूज़ कर सकते हैं, नीचे एरोहेड यूज़ करते हैं। कुछ मैथ की बुक्स हैं उनके अंदर हम ऊपर एरो लाइन को मेंशन करके और नीचे लाइन को मेंशन करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो मोस्टली यूज़ करेंगे वो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ऊपर एरोहेड मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनली हम यही सिंबल यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जब भी कभी आपने पेपर में लिखना हो या कभी भी आप इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो उसको आप इस तरह मेंशन करेंगे। अगर अब देखें, अगर हम एरो नहीं लगाते, सिंपल इस तरह मैं एफ लिख देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर लेट्स सपोज आपने कहीं पर ऐसे एरोहेड लगा दिया तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऊपर एरोहेड लगाया अगर आपने, फिर आपको एग्जाम के अंदर याद आ जाता, ओहो यहाँ पर मैंने वेक्टर तो मेंशन नहीं करना था, मैंने इसकी मैग्नीट्यूड मेंशन करनी थी। फिर इसका एक और जो है वो मेथड है, अगर आपने ऊपर एरोहेड मेंशन कर दिया तो उसके अक्रॉस ऐसे 2 लाइंस लगा दें, विच इज़ आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एफ। तो मॉडुलस या मॉड की फॉर्म में अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो करता है, और सिंपल एरोहेड के बगैर भी अगर आप लिख दें तो वो भी इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हम एक लाइन शो करते हैं और एक साइड के ऊपर इसका हम एरो शो कर देते हैं, ठीक है। जो एरो वाली साइड होती है इसको हम, इस साइड को बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और ये जो दूसरी साइड होती है इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड का कैसे अंदाज़ा होगा और इसकी डायरेक्शन का कैसे अंदाज़ा होगा, जो लेंथ होगी उस लाइन की, इस वेक्टर की जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और ये इसकी जो डायरेक्शन है, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर हम एक जिस साइड पर हमने उसकी डायरेक्शन शो करनी है उस तरफ हम एरो शो करेंगे, अगर इस तरफ डायरेक्शन शो करनी है तो इस तरफ एरो शो करेंगे, इस तरफ डायरेक्शन शो करनी है तो उस तरफ एरो, और एक साइड के ऊपर एरो होगा, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में एक वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें हम 2 या 3 लाइंस ऐसी लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल, रेक्टेंगुलर मींस इट मींस के राइट एंगल टू ईच अदर, देयर एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लाइंस शो की हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रही होती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ओरिजिन से राइट वर्ड एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है पॉजिटिव, और ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड जो एक्स एक्सिस होता है ये होता है नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड जो वाई एक्सिस होता है वो होता है पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जो वाई एक्सिस होता है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं या इन प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी, इसके अंदर कोई भी हम जब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी प्लेन के अंदर आता है। जैसे मैंने यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, तो ये एक मैंने पॉइंट लिया है P, और इसके 2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x की डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो सेकंड होता है ये y की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचना हो तो पहले हम अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे A, फिर अलोंग y एक्सिस मूव करेंगे B, तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अगर इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन से डायरेक्ट वेक्टर की मदद से मिला दूँ तो ये वेक्टर जो हमारे पास आएगा इसको हम A से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, विच इज़ R, ठीक हो गया। तो किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये पॉइंट है A एंड B, P पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं AI, ठीक है,
पोजीशन वेक्टर में हमने पढ़ा था AI प्लस BJ, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आएगी A² प्लस B² का होल अंडर रूट। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये पॉइंट हमने लोकेट तो कर लिया, हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से A अलोंग x एक्सिस, B अलोंग y एक्सिस। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस पोजीशन को, इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, उसकी हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन किस तरह बताएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये है लेट्स सपोज जी नॉर्थ। ठीक हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की आपको डायरेक्शन का पता है, ये इस तरफ होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो क्या हम बताएंगे इसकी डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, यहाँ भी हो सकती है, इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जी इसकी डायरेक्शन जो है ये किस तरफ है। तो स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक एंगल यूज़ करते हैं, और वो एंगल हम यूज़ करते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज एंगल थीटा। दिस एंगल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर फिर देखा कि पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड से मुराद उसका किसी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है, वो हम कैसे मालूम करेंगे। फिर हमने देखा कि डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। जो डायरेक्शन मालूम करनी होती है हमने, वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही क्यों करते हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि ये कन्वेंशनली हमने एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर सेट कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेक्टर हमारा ये जो क्वाड्रेंट हैं इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है इसका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे ये जो वेक्टर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम वहाँ से ही एंगल स्टार्ट करके ऐसे लेके आएंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल हम उधर से स्टार्ट करके ऐसे लेके आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम एंगल वही यूज़ करेंगे जो ऊपर से होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इन प्लेन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम वेक्टर्स को या किसी पॉइंट को किस तरह लोकेट करते हैं, मैग्नीट्यूड उसकी कैसे मालूम करते हैं, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये MCQ में भी आ सकता है कि डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल इन स्पेस। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम 3 एक्सिस यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर आपको जैसे आप देखें तो एक्स एक्सिस नहीं लग रहा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स एक्सिस की एक्चुअली या थर्ड एक्सिस की एक्चुअली डायरेक्शन क्या होती है, वो एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होती है उस प्लेन के, जिस प्लेन के ऊपर कोई 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन किया इस प्लेन के अंदर, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ऐसे आउटवर्ड आएगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इन स्पेस है। पहले ये 2 एक्सिस इन प्लेन थे, इस बोर्ड के ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब ये आ चुके हैं इन स्पेस। तो स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 3 एक्सिस यूज़ करते हैं, और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब जब 3 एक्सिस यूज़ करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी 3 आएंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस की तरफ और एक जी एक्सिस की तरफ। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ए कोऑर्डिनेट विच इज़ ए इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज़ अलोंग जी एक्सिस। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि किस तरह ये स्पेस में आता है। जैसे इस रूम के अंदर मैं उस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेता हूँ। अब यहाँ वो उस कॉर्नर को मैंने मान लिया ओरिजिन, उसके साथ यहाँ पर ये आ गया जी एक्स एक्सिस लाइन जो कॉर्नर के साथ साथ आ रही है, ऊपर की तरफ वो लाइन है वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ इस तरफ जो लाइन जा रही है वो जी एक्सिस है। लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मेरे पास है जी पॉइंट है एक ए पॉइंट, वो है 2, ठीक है, 3
एंड 1, इसका मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ फिजिकली। मैं देखता हूँ कि वेक्टर इसका कहाँ पर आएगा और ये पॉइंट किस जगह पर आएगा, ठीक है। और इसको हमने स्पेस क्यों बोला है। देखें जी, वो ओरिजिन था, ये था एक्स एक्सिस की तरफ हमने मूव करना है 2 स्टेप। वहाँ से मैं 2 स्टेप 1 2 इस पॉइंट पर आ गया जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर नीचे अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 स्टेप। फिर उसके बाद 3 स्टेप अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है तो यहाँ से इसी पॉइंट से ऊपर मैं आऊँगा 1 2 3। लेट्स सपोज ये पॉइंट आ गया है जी 3 पॉइंट, ठीक है, 2 और 3। अब मैंने जी एक्सिस की तरफ मूव करना है 1 स्टेप। अब जी एक्सिस इस तरफ है, अब ये प्लेन मुझे छोड़नी पड़ेगी, प्लेन से बाहर की तरफ 1 स्टेप आऊँगा, ये पॉइंट बनेगा। लेट्स सपोज जी ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा हाथ है, या जी समझ लें ब्लैक मार्कर है, ये वो पॉइंट है जो ए पॉइंट है 2 3 और 1। अब ये देखें ये स्पेस के अंदर है, ये किसी प्लेन के साथ प्लेन में लाई नहीं कर रहा। तो इसका जब हमने वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वो वेक्टर इस तरह स्पेस के थ्रू होता हुआ सीधा जाके ओरिजिन के साथ मिल जाएगा। तो ये वेक्टर फिर कहाँ, हवा के अंदर समझ लें या यहाँ स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। तो फिर इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इन स्पेस या 3 डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो स्पेस के अंदर सिस्टम है 3 डायमेंशनल सिस्टम या इन स्पेस जो है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम इसकी डायरेक्शन को देखते हैं कि हम किस तरह इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। जैसे हमने 2 डायमेंशनल के अंदर इन प्लेन के अंदर डायरेक्शन को एक एंगल के साथ रिप्रेजेंट किया था और उस एंगल को रेफरेंस पॉइंट लिया था विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह यहाँ पर स्पेस के अंदर कोई कंडीशन नहीं है क्लॉकवाइज की या एंटी क्लॉकवाइज की। यहाँ पर हम तीनों एंगल लेते हैं और वो तीनों एंगल तीनों एक्सिस के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि वो वेक्टर आ गया स्पेस के अंदर, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल लिया जाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल लिया जाएगा और जी एक्सिस के साथ भी एंगल लिया जाएगा। तो इसका मतलब स्पेस के अंदर तो मैग्नीट्यूड का तो वही फार्मूला होगा। ये P पॉइंट है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P पॉइंट को मैग्नीट्यूड के लिए, P पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ A B एंड C। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं बनाता हूँ अगर, तो वो पोजीशन वेक्टर यहाँ से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो पोजीशन वेक्टर ये बनता है। लेट्स सपोज वो है R, तो ये आएगा जी AI प्लस BJ प्लस CK। तो इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल अंडर रूट, ये हमारे पास इसका रिलेशन बन जाता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज़ करेंगे पोजीशन वेक्टर। पहले हम बनाएंगे ए, इसका पोजीशन वेक्टर हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ए के साथ ये एक्स की डायरेक्शन में है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा आई, ये वाई की डायरेक्शन में इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा जे, और ये जी की डायरेक्शन में इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा के। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम इस तरह मालूम कर सकते हैं जो हमने पीछे लास्ट डिस्कस किया था 2 डायमेंशनल के लिए। डायरेक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर 3 एंगल, ठीक है, कोई 1 या 2 एंगल नहीं बल्कि 3 एंगल रिक्वायर्ड होते हैं 3D सिस्टम के अंदर इन स्पेस। तो अल्फा लेट्स सपोज हम कहते हैं जी विद एक्स एक्सिस होगा, बीटा विद वाई एक्सिस होगा और गैमा विद जी एक्सिस होगा। तो डायरेक्शन जी, तो ये था 3D या इन स्पेस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है उनको भी ड्रा करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें किसी किस्म का आपको कोई समझ ना आई हो किसी बात की, किसी पॉइंट की, तो आप इन डिटेल कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।